नमस्कार। आप एडुसेट लेक्चर देख रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 3 दिनों में भारतीय कला स्थापत्य पर चर्चा रखे हैं और कल हम लोग इसके एक पक्ष को पर व्याख्यान था और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन भारत में कला एवं स्थापत्य के क्या स्थान रहा है, कैसे लोगों को प्रभावित किया है, समाज को जो एकत्रित करने में कैसे मददगार रहा है और क्या उसका आगे के कला में योगदान रहा है, इन सभी विषयों पर पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और इन पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में है डॉक्टर आनंद वर्धन। आप सीनियर फैकल्टी हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट में और इनकी काफ़ी रुचि है म्यूजियम और स्थापत्य और कला में। सो मैं समझता हूँ कि इनका अपना ज्ञान और अनुभव हम लोग इस विषय को समझने में योगदान एक कारगर साबित होगा। तो आपकी ओर से मैं डॉक्टर आनंद वर्धन को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। भारतीय इतिहास में कला और स्थापत्य का विशेष महत्व रहा है और भारत में कला को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, चतुर्पुरुषार्थ की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। और ऐसा संस्कृत साहित्य में वर्णित हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचछन्यम कलासु च करोतिम कृतिम प्रीतिम च साधु काव्य निबद्धनम। साथ ही कला की एक बहुत विशिष्ट परिभाषा भारतीय प्राचीन मानस ने दिया है। क का तात्पर्य होता है संपूर्ण और ला का तात्पर्य होता है लास्य, जिसका अर्थ है सौंदर्य। अर्थात सौंदर्य की संपूर्ण रूप में जो अभिव्यक्ति है उसको हम आमतौर पर कला कहते हैं। यदि हम भारतवर्ष में कला के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा की बात करें तो यह कला हमें अपने प्राचीनतम रूप में प्रस्तर कलाओं के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसे हम आमतौर पे रॉक आर्ट की संज्ञा देते हैं। और भारतवर्ष में भीमबेटका एक स्थान है भोपाल के पास। भीमबेटका आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भीमबेटका में बहुत सारी शैल गुफाएं हैं जहां मध्य पाषाण काल के कलाओं का अप्रतिम सौंदर्य बिखरा पड़ा है। इसमें शिकार दृश्यों की प्रधानता है, पशुओं का निरूपण हुआ है। साथ ही मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति है, अर्थात ईसा के जन्म से 7000 साल पूर्व की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के विविध आयामों का भी पता इस युग की कला से चलता है। भीमबेटका अकेले ऐसा स्थल नहीं है भारत में। हिमालय में, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के क्षेत्र में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, बहुत सारे राज्यों में हम ऐसा पाते हैं कि पाषाण काल में आदिम जातीय समूहों ने पत्थरों के भित्तियों के ऊपर रेखांकन का कार्य किया है और वह जो एक आरंभवर्ती काल की जो कला है, उस कला में भारत जो है वो एक समृद्ध देश है। जहाँ तक नवपाषाणी कालीन संस्कृतियों का और कलाओं का संबंध है, हम ये देखते हैं कि यदि भारत के पश्चिमी सीमा को देखें और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आज जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, हम संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर सकते हैं। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को देखें तो उस महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर कि नवपाषाण कालीन संस्कृतियाँ उभर कर आई हैं और इन नवपाषाण कालीन संस्कृतियों की बहुत सारी कलात्मक वस्तुएं हमारे को प्राप्त होती हैं। इनमें
मृण मूर्तियों की अर्थात मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों की प्रधानता पाई जाती है। ये जो मृण मूर्तियाँ हैं ये आमतौर पर मातृदेवियों का निरूपण करती हैं और ऐसा माना जाता है कि दुनिया के सभी आरंभवर्ती कलाओं में आरंभिक कलाओं में मृण मूर्तियों की प्रधानता रही है और मृण मूर्तियों में भी मातृदेवियों की प्रधानता रही है। उसका एक विशिष्ट कारण यह है कि मातृदेवियों का संबंध प्रजनन शक्ति से बताया गया है और प्रजनन की शक्ति के रूप में अभिजनन की शक्ति के रूप में मातृदेवियों का निरूपण दुनिया के प्राचीनतम संस्कृतियों में हुआ है। हालांकि भारत में जहाँ तक मातृदेवियों के मूर्तियों के निर्माण की परंपरा और उनके विकास की परंपरा का प्रश्न है, यह अनवरत रूप से जारी रहा है और आज भारत की जो मिट्टी की कला है, मृण मूर्तियों की जो कला है, उसमें बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का निरूपण होता है और कर्मकांडीय विधानों के तहत उनका पूजा होता है। इनको हम लोग पाषाणकालीन संस्कृति से अनवरत रूप से विकासमान एक प्रक्रिया के परिणाम के रूप में देख सकते हैं। यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो कला और स्थापत्य दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इस युग में आकर स्थापत्य की परिचर्चा करें तो दुर्गीकृत नगरों का निर्माण इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और इनके निर्माण के लिए ईंटों का बहुतायत प्रयोग हुआ है। चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, वो कालीबंगान जैसा स्थल हो, राखीगढ़ी हो, धौलावीरा हो, इन सभी स्थलों से बड़ी संख्या में हम लोगों को पके हुए ईंटों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और इससे ये स्पष्ट होता है, यदि हम नगर के वास्तु संरचना को देखें, लोथल जैसे स्थल पर प्राप्त जो गोदी बाड़ा है, डॉकयार्ड है, उसकी संरचना को देखें या मोहनजोदड़ो से जो हमें प्राप्त हुआ है महास्नानागार, उसकी संरचना को देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उस युग में एक प्रकार की हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, जल संयांत्रिकी का भी विकास हुआ है और इस अवधारणा को बल प्रदान करता है जो खोजें हमें, जो अन्वेषण के परिणाम और उत्खनन के परिणाम तह हम लोगों को धौलावीरा नामक स्थल से गुजरात में प्राप्त हुआ है, जहाँ वर्षा के जल को संरक्षित करने की, नलियों के माध्यम से उनके नगर तक में पहुँचाने की सुविधा थी और वहाँ पर पत्थर को काट कर स्नानागार भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से यदि हम धौलावीरा और उसके समकालिक नगरों को देखें और उस समय के दुर्ग निर्माण की प्रक्रिया को देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थापत्य के दृष्टिकोण से अपनी समकालिक संस्कृतियों में सबसे श्रेष्ठतम सभ्यता कही जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार का जो ईंटों के का जो वास्तुकला है, ईंटों के प्रयोग वाली जो वास्तुकला है, साथ ही जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि जल संयांत्रिकी से संबंधित जो स्थापत्य के चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो प्रणाल व्यवस्था है स्थापत्य के दृष्टिकोण से उस युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और हम देखते हैं कि पानी के निकास के लिए एक समुचित व्यवस्था उस युग में की गई है। तो इस प्रकार से हड़प्पा का स्थापत्य के रूप दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्व है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ साथ यदि हड़प्पा की कला का विश्लेषण किया जाए तो इस युग में हमें 3 अलग अलग माध्यमों में कला बनती हुई दिखाई पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण माध्यम पूर्ववर्ती संस्कृतियों के अनुरूप ही मिट्टी की कला है, जिसमें पुनः मातृदेवियों की मूर्तियों की प्रधानता है और इन मातृदेवी की जो मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों में आमतौर से हम यदि कहें तो जो मातृदेवी का निरूपण हुआ है उसमें उनको अत्यधिक अलंकृत दिखाने का प्रयत्न किया गया है। उनके सिर के ऊपर आभूषण दिखाए गए हैं। कई मातृदेवियों की जो मूर्तियां मिली हैं उनको स्कर्ट नुमा वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है और इससे नारियों की जो समाज में विशिष्ट स्थिति है इसकी द्योतना होती है, यह परिलक्षित होता है। इस युग से जो हमें प्रमुख कृति मिली हैं प्रस्तर कला में, वह भी यहाँ पे उल्लेखनीय होगा और विशेषकर यदि हम देखें
तो हमें हड़प्पा से जो एलेबास्टर की प्रतिमा मिली है, वो 2 प्रतिमाएं मिली है, वो लघु मूर्तियां हैं। एक मूर्ति टोर्सो है, यानी कि शरीर के धड़ का भाग है, वो लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसमें सॉकेट्स बने हुए हैं। स्पष्टता इसमें हाथ और पैर भी पहले बने हुए थे, लेकिन वो अब हमें प्राप्त नहीं होते हैं। एक मूर्ति जो हमें मिली है जिसमें नर्तक के रूप में व्यक्ति का चित्रण हुआ है, का अभिमूर्तन हुआ है, उसमें उसके शरीर के नीचे के भाग को नर्तक के रूप में घुमा हुआ दिखाया गया है। तो इस प्रकार से उस युग में एक प्रकार की यथार्थपरक अभिव्यक्ति को कला में स्थान मिलना आरंभ हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। जहाँ तक धातु की कला की बात है तो सिंधु घाटी काल की जो कला है वो बहुत ही प्रभावी है और वो इस अर्थ में प्रभावित है कि सबसे पहली बार लॉस्ट वैक्स टेक्निक के माध्यम से, मधु क्षय तकनीक के माध्यम से मूर्तियों के, धातु मूर्तियों के निर्माण की प्रविधि भारत में प्रचलित हुई है। और इसका जो एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संरक्षित है, वह है एक नृत्यांगना की मूर्ति जिसको हम आमतौर पर डांसिंग गर्ल की संज्ञा देते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता में शिल्प कलाओं का स्थापत्य के अतिरिक्त विकास जो था वो अत्यधिक महत्वपूर्ण था। बियर्डेड मैन की योगी की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है और वो योगी की प्रतिमा एलेबस्टर पत्थर की बनी हुई है। उस पर 3 फूलिया अलंकरण उसके शॉल के ऊपर जो उकेरा गया है, जो बनाया गया है, वह भी कलात्मक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो मूर्ति में जो आंखें दिखाई गई हैं, वो आंखें एक ध्यानस्थ व्यक्ति की हैं। ऐसा लगता है कि वो नासाग्र दृष्टि के साथ बैठे हैं और इस प्रकार से कला का एक जो भावात्मक पक्ष है एक योगी की इस मूर्ति में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। अर्थात सिंधुकालीन जो कला है उसमें जहाँ एक और यथार्थ परखता है, दूसरी ओर भावात्मकता का भी उसमें मिश्रण हुआ है। इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिंधु काल में, हड़प्पा के काल में सुचित्रित मृदभांडों का प्रचलन रहा है और द्विरंगी मृदभांड और बहुरंगी मृदभांड, बाइक्रोम पॉटरी और पॉलीक्रोम पॉटरी हम लोगों को बड़ी संख्या में वहाँ से प्राप्त होते हैं। सो इस प्रकार से सिंधु घाटी कला काल में एक प्रकार की चित्रशैली भी विकसित हुई है। ऐसा कहना इसलिए अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा क्योंकि जो मिट्टी के जो पात्र हैं उनके ऊपर हमें चित्रकला के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के पश्चात जो स्थानीय संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों में भी भवन के निर्माण की परंपरा रही है, लेकिन वो भवन ईंटों के नहीं बनाए गए, वो भवन मिट्टी के बनाए गए, लकड़ियों के उपयोग के द्वारा बनाए गए। और इसलिए हमें उत्तरवर्ती जो काल है सिंधु सभ्यता का, उस समय से लेकर वैदिक सभ्यता का जो बड़ा कालखंड है, तब तक के हमें बहुत ज़्यादा पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते जो स्थापत्य की परंपरा को स्थापित करें। हालांकि वेदों में कई जगह स्थापत्य से संबंधित शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे हम लोग ये अथर्ववेद में प्राप्त करते हैं कि उत्तम नगर, मध्यम नगर और अवम नगर 3 भागों में विभाजित नगरों का वहाँ उल्लेख किया गया है। लेकिन अथर्ववेद काल में वास्तव अर्थ में नगर थे, यह संदेह का विषय है और यह पुरातात्विक प्रमाणों से किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं होता है। स्थून की चर्चा है, स्थून का तात्पर्य जो है स्तंभ है। इसी तरह दुरोण अर्थात दरवाज़ों की चर्चा है। इसी प्रकार से जो है एक वेस्मिन गृह या द्विवेस्मिन, त्रिवेस्मिन अर्थात 1 कमरे वाले, 2 कमरे वाले और 3 कमरे वाले भवनों के परिचर्चा भी वैदिक साहित्य में हुई है। लेकिन पुनः साक्ष्यों के अभाव में यह एक केवल और केवल साहित्यिक दृष्टिकोण है। हम लोगों को यह मानना चाहिए कि वैदिक कालीन जो घर हैं वो आम तौर पे लकड़ियों के और मिट्टी के ही बने रहे होंगे।
और यह शब्द साला नामक शब्द से भी स्पष्ट होता है, क्योंकि जब शाल वृक्ष का प्रयोग भवनों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में हुआ है, तो उसी के कारण जो आमतौर पे भवन शब्द को द्योतित करने वाले दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पाकशाला या पाठशाला, तो इन सभी के साथ शाला शब्द का, रंगशाला, पाठशाला, पाकशाला, तो हर में शाला शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि शाल के वृक्ष की टहनियों का प्रयोग स्थापत्य में, वैदिक कालीन स्थापत्य में होता रहा होगा। छठी जो शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से पुनः एक बार स्थापत्य के लिए एक महत्वपूर्ण काल रहा है। और इस विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है वह बिहार के नालंदा जिले के राजगृह नामक स्थल से प्राप्त होता है। यह राजगृह मगध साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ से अजातशत्रु के दुर्ग नाम से प्रचलित जो पुरातात्विक अवशेष हैं, जिसमें कि रबल मैसेनरी का अर्थात अनगढ़ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, लेकिन नगर का दुर्गीकरण किया गया और उसके लिए विशाल दीवालों का निर्माण हुआ है। दीवालों के साथ बेस्टियंस का निर्माण किया गया है और बेस्टियंस के प्रमाण भी राजगृह शहर से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो यह एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि यह द्वितीय नगरीकरण का काल है। इसी कालखंड में कौशाम्बी से दुर्गीकरण के साक्ष्य भी हम लोगों को प्राप्त होते हैं और इस तरह से राजगृह और कौशाम्बी जैसे कुछ एक स्थल उत्तर भारत में मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में है, जो द्वितीय जो चरण है स्थापत्य का, विकास का और नगरीकरण का, उसकी द्योतना करते हैं। यहाँ ये सबसे उल्लेखनीय बात यह होगी कि जिस काल से हमें पुनः लगातार कला और स्थापत्य के विकास संबंधित प्रमाण प्राप्त होते हैं, वह जो कालखंड है, वह जो समय है, वो मौर्य शासकों का कालखंड है। और मौर्य काल में कला की दो धाराएं हैं। पहली जो धारा है वह धारा है राजकीय कला की, राजा के संरक्षण में बनने वाले कला की, और उसके साथ जो दूसरी धारा है वह जो धारा है वह है लोक कला की। हालांकि लोककालीन कला के जो प्रमाण हैं वो प्रमाण हमारे पास कम संख्या में है। खास करके लोक कला के प्रमाण हमें यक्ष प्रतिमाओं के रूप में दिखाई पड़ता है। यक्ष जो हैं उनके पूजा की परंपरा जनमानस में प्रचलित थी प्राचीन काल में, और उन्हें गांवों के संरक्षक देवता, रक्षक देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। जो गांवों के रक्षक देवता हैं, यक्ष देवता हैं, इनकी मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। और पटना से यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और ये मूर्तियां जो हैं वो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में संरक्षित हैं। इसके साथ ही मथुरा से भी यक्ष की मूर्ति की प्राप्ति हुई है, जो मथुरा संग्रहालय में है, और परखम नामक स्थान से प्राप्त होने के कारण आमतौर पर इस यक्ष मूर्ति को परखम यक्ष कहते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन यक्ष मूर्तियों को आमतौर पे धोती पहने हुए दिखाया गया है, जो एक प्रचलित वस्त्र रहा है इस देश में। और ये जो मूर्तियाँ हैं ये बड़ी स्थूलकाय हैं, ये बहुत ही प्रोट्यूबरेंट बॉडी है, जो शरीर की जो रचना है उसमें स्थूलता काफ़ी हावी है। और ऐसी स्थूलता वाली जो मूर्तियां हैं ये मथुरा और पटना दोनों स्थलों से प्राप्त होती हैं। इस युग में यक्षिणी की भी प्रतिमा बनी, लेकिन जो यक्षिणी की प्रतिमा और यक्ष की प्रतिमा है उनमें एक मौलिक भेद यह नज़र आता है कि जो यक्षिणी की प्रतिमा है वो अत्यधिक परिष्कृत है और कला के दृष्टिकोण से वह भारत ही नहीं संपूर्ण एशिया के आरंभिक कला प्रतिमानों में वो एक सर्वोत्तम अनुकृति जैसी है। और पटना में दीदारगंज यक्ष नामक स्थल से इस यक्षिणी की मूर्ति की प्राप्ति हुई है और इस यक्षिणी की मूर्ति के ऊपर एक दुर्लभ प्रकार का चमकीला आवरण है, एक प्रकार का पॉलिश है, और आम तौर पे विद्वान इसे मौर्यन पॉलिश कहते हैं। यह जो
चमकीला प्रभाव है जो पत्थर की मूर्तियों पे मौर्य कला की, वो मौर्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। मौर्य कला का जो राज संरक्षणात्मक प्रश्न है, राज संरक्षण में विकसित होने वाली कला का प्रश्न है, तो इसमें एकास्मक पत्थर के, एक ही पत्थर के बने हुए स्तंभ और स्तंभों के शीर्ष बिहार से और उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। और यदि हम बात करें आरंभिक ऐसे स्तंभों की, तो वैशाली के पास जो बसरा नामक स्थल है, वहाँ से सिंह शीर्ष युक्त स्तंभ की प्राप्ति हुई है। यानी जो कैपिटल है वह शेर का बना हुआ है। साथ ही भारत और नेपाल सीमा पर बिहार में लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ये 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ में सिंह शीर्ष वाले स्तंभ हैं, और रामपुरवा में सिंह शीर्ष वाला स्तंभ भी मिला है, और साथ ही रामपुरवा में वृषभ शीर्ष वाला स्तंभ भी मिला है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मौर्यकालीन कला का एक महत्वपूर्ण प्रतिमान, जिसे आज भारत सरकार के राज चिन्ह के रूप में स्वीकारा गया है, और सारनाथ वह स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया है। तो ये 4 सिंह जो बैक टू बैक अपने पृष्ठभाग को सटाकर बैठे हुए हैं और धर्मचक्र को धारण किए हुए थे, यह मूर्ति सारनाथ से प्राप्त हुई है, और साथ ही यह मूर्ति सांची से भी प्राप्त हुई है। और इस मूर्तियों में एक अद्वितीय सौंदर्य है। उसका कारण है इस कला का बहुत ही यथार्थपरक होना। मौर्य काल में ही यदि हम स्थापत्य के दृष्टिकोण से देखें, तो गया जिले के बाराबर नामक पर्वत की श्रृंखला में कई गुफाएं प्राप्त हुई हैं, और ये पत्थरों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। पत्थरों के काटे जाने का और गुफाओं को बनाने का एक विशेष कारण रहा है, और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मणस्य निधिम निहितो गुहायाम, जो ब्राह्मण की निधि है वो गुहा के अंदर स्थित है। अर्थात ज्ञानवान व्यक्ति की जो निधि है वो गुफा के अंदर है। जो बराबर की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में सबसे जो प्रसिद्ध गुफा है, उस गुफा का नाम लोमस ऋषि की गुफा है, और एकमात्र गुफा है जिसका प्रवेश द्वार विशिष्ट प्रकार से अलंकृत है, और इसके ऊपर हाथियों की लघु प्रतिमाएं जो है वो उकेरी गई हैं, बनाई गई हैं। और साथ ही यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो एक बात और स्पष्ट होती है कि जो मौर्यकालीन गुहा शैली है, पत्थरों को काटकर गुफा बनाने की जो शैली है, इस शैली के ऊपर स्थानीय स्थापत्य का विशेष प्रभाव है, और ख़ास करके लकड़ी के बने हुए भवनों का, लकड़ी के बने हुए स्थापत्य का विशेष प्रभाव है। क्योंकि पत्थर को काटा ही उस रूप में गया है जैसे कोई वर्धिक पत्थर के ऊपर कार्य कर रहा हो। तो बाराबर की गुफाएं जो आजीवक संप्रदाय के लोगों को अशोक और उनके प्रपौत्र दशरथ द्वारा दान में दी गई थी, मौर्यकालीन कला की बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इन गुफाओं से पता चलता है कि किस प्रकार अशोक, जिनका स्वयं आरंभ में संबंध शैव धर्म से था, कालांतर में वो संरक्षक बने बौद्ध धर्म के, उन्होंने आजीवक संप्रदाय के हेतु भी गुफाओं का निर्माण किया है। हम यदि मेगास्थनीज की रचना में जाएं, तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के स्थापत्य का व्यापक और वर्णन किया है, और लिखा है कि यहाँ 64 दरवाजे थे, 570 बुर्जियाँ थीं, और यह पाटलिपुत्र जो नगर था वो पश्चिमी दुनिया के सुस और एकबत्ना नामक नगरों से बेहतर था। यदि हम पटना में एस अल्तेकर और कृष्णदेव जैसे लोगों द्वारा खोदे गए स्थल को देखें, तो वहाँ से हमें वुडन पैलिसेड्स जो हैं, लकड़ी के बड़े बड़े सहतीर बड़ी संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं, और साथ ही वहाँ से हम लोगों को पत्थरों के भी स्तंभ मिले हैं। और वो इस बात में
प्रमाण है कि कुम्हरार नामक जो स्थल हमें खुदाई से प्राप्त हुआ है, ये कुम्हरार नामक स्थल पे मौर्यकालीन भवन निश्चित रूप से विद्यमान थे। तो राजकीय कला के संदर्भ में दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक बाराबर की गुफाएं और दूसरा महत्वपूर्ण है मेगास्थनीज का जो विवरण है और उसके साथ ही कुम्हरार नामक स्थल से प्राप्त जो पुरातात्विक वस्तुएं हैं। मौर्यों के बाद भारतीय कला का जो आयाम है उसमें व्यापक परिवर्तन आता है और मौर्यों तक कला एक निश्चित क्षेत्र में प्रचलित थी। मौर्यकालीन कला का केंद्र मुख्य रूप से पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र मथुरा है। लेकिन जो कला शुंगकालीन है यानी मौर्यों के परवर्ती काल की कला है, उसका एक अपना विशद आयाम है, बड़ा आयाम है। और कला है वह पाटलिपुत्र से निकलकर पूरे भारतवर्ष में फैलती है। बोधगया में शुंगकालीन कला के प्रमाण है, मध्य प्रदेश के भरहुत में इसके व्यापक प्रमाण है, सांची में इसके प्रमाण है, मथुरा में इसके व्यापक प्रमाण है और दक्षिण भारत में जाएं तो अमरावती और नागार्जुनी कुंडा में इसके बहुत बड़े प्रमाण हैं। साथ ही यदि हम पश्चिमी भारत की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पत्थर को काटकर बनाए जाने वाली गुफाओं, महाविहारों और चैत्यों का काफ़ी बड़ा प्रभाव हम लोगों को दिखाई पड़ता है। और भाजा नामक स्थल है, कुंडाने नामक स्थल है और इसी तरह से यदि हम देखें तो अजंता नामक स्थल है, पीतलखोरा नामक स्थल है। ये सभी स्थल मौर्यों के परवर्ती चरण में, मौर्यों के पश्चात जो है शुंग काल में पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं। कार्ले, कान्हेरी, नासिक, कुंडाने, ये सारे स्थल हीनयान धर्म से संबंधित हैं और यहाँ हम लोगों को विशेषकर दो प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं। एक संरचना है बौद्ध मंदिरों की, जिसे हम आमतौर पे चैत्य कहते हैं। यह एक स्तंभ युक्त ऐसा कक्ष है जिसका एक बड़ा भाग आयताकार होता है, लेकिन इसका जो पिछला भाग है वह आयताकार नहीं होकर अर्धगोलीय स्थिति में होता है और कक्ष के अंत में एक स्तूप का निर्माण किया जाता है और इस स्तूप को हम वोटिव स्तूप कह सकते हैं, उद्देशिक स्तूप कह सकते हैं। इसकी पूजा और अर्चना की जाती थी। इन्हीं चैत्य स्थलों के ठीक पास हम लोगों को महाविहारों की संरचना दिखाई पड़ती है। ऐसे महाविहार कार्ले में बनाए गए, ऐसे महाविहार अजंता में बनाए गए, ऐसे महाविहार कुंडाने में और नासिक में बनाए गए, ऐसे महाविहार पीतलखोरा में भी बनाए गए। और ये जो महाविहार हैं ये इस रूप में बनाए गए हैं ताकि वहाँ जो बुद्धिस्ट, जो बौद्ध भिक्षु हैं और संभावित रूप से भिक्षुनियाँ हैं, वो निश्चित रूप से ठहर पाएँ, रुक सकें। और इस प्रकार यदि हम कहें तो महाविहार अपने आप में संघ की जीवन प्रणाली और संघ की व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है। जो शुंगकालीन कला है, शुंग और सातवाहन कालीन कला है, इसका एक और दूसरा प्रमुख पक्ष है स्तूपों का निर्माण। और हमें सबसे पहले समझना होगा कि स्तूप क्या होते हैं। तो स्तूप वैसी रचना है जिसमें किसी मृतक भिक्षु या भिक्षुणी के अस्थि अवशेषों को रखा जाता है। ऐसा वर्णित हुआ है बौद्ध साहित्य में कि जब भगवान बुद्ध
मृत्युशैया पर कुशीनगर में लेटे हुए थे, तो उन्होंने यह कहा कि एक योग्य भिक्षु के शरीर को मृत्यु के उपरांत उसके अस्थि अवशेषों को स्तूप बनाकर सुरक्षित रख देना चाहिए। और इसलिए जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके अस्थि अवशेष को लेकर काफी बड़ा झगड़ा हुआ। अंत में द्रोण नाम के ब्राह्मण ने उन अस्थि अवशेषों का 8 भागों में विभाजन किया और मान्यता के अनुसार इन 8 स्थल पे स्तूपों का निर्माण किया गया। लेकिन कहते हैं कि अशोक ने देश में 8400 स्तूपों की रचना की, अलग अलग स्थलों पर। और अशोककालीन स्तूपों के भी प्रमाण भारत में प्राप्त होते हैं। यदि हम पिपरवा के स्तूप को देखें तो पिपरवा का जो स्तूप है वो मौर्यकालीन स्तूप है। इसी तरह सांची के स्तूप के पास मौर्यकालीन स्तंभ को मिलने से भी यह बात स्पष्ट होती है कि सांची का स्तूप भी मौर्य काल में बना था और उसका विस्तार शुंग काल में पत्थर के एक बड़े स्तूप के रूप में, एक महास्तूप के रूप में किया गया। बोधगया नामक स्थल से हम लोगों को आमतौर पे स्तूप की प्राप्ति नहीं होती है। बोधगया में एक विशाल मंदिर है, महाबोधि मंदिर, लेकिन उसके दोनों ओर जो रेलिंग्स लगे हुए हैं वो रेलिंग्स शुंगकालीन रेलिंग है। पत्थरों के ऊपर रिलीफ फिगर्स का निर्माण हुआ। पूरी तरह से त्रिविमीय रचनाएं नहीं होती हैं, ये अर्धविमीय रचनाएं हैं। इसी प्रकार जो सतना जिले में मध्य प्रदेश के स्तूप की प्राप्ति हुई है वह भरहुत नामक स्थल से हुई है। और भरहुत के स्तूप को, उसके कुछ भागों को इंडियन म्यूजियम कोलकाता में संरक्षित किया गया है। लाल पत्थर का बना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्तूप किस प्रकार की रचना है। स्तूप एक अर्धगोलीय रचना होती है, मिट्टी का एक थूप के प्रकार की रचना होती है। और यह रचना आमतौर पर एक मेधी के ऊपर निर्मित की जाती है, जो एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है, चबूतरा होता है। इसके चारों ओर, स्तूप के चारों ओर वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है और चारों दिशाओं से प्रवेश के लिए तोरण द्वार की रचना भी की जाती है। ये तोरण द्वार में 3 आर्कीट्रेव्स होते हैं। यदि हम सांची के स्तूप को देखें तो सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार है वो अत्यधिक अलंकृत प्रकार का है और वहां इन स्तंभों के ऊपर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का या जातक कथाओं का निरूपण किया गया है। भरहुत और सांची में एक स्पष्टता अंतर है। जहां भरहुत का स्तूप अपने वेदिका के अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है, सांची के स्तूप में
वेदिका के अलंकरण का अभाव है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सांची का स्तूप है उसके तोरण के ऊपर जिन कथाओं का निरूपण हुआ है उनके निरूपण में एक बेहतर तकनीक का प्रयोग हुआ है। ऐसा कहा जा सकता है कि भरहुत की कला जो है वो बहुत हद तक एक प्रकार की ग्रामीण कला है, और ये जो ग्रामीण कला है, ग्रामीण जो जीवन है, उसका प्रभाव जो है वो भरहुत के स्तूप पे बहुत गहरा है। वहाँ की जो वेशभूषा है, जो आभरण भूषण है, जो भाव भंगिमाएँ हैं, वो ग्रामीण प्रभावों को स्पष्ट करती है। शुंगकालीन यदि स्थापत्य कला को किसी भी रूप में समझना हो तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और वह है पुरुषों की आकृतियाँ। हमेशा पुरुष को डबल नॉट टर्बन जिसको कहते हैं, एक इस प्रकार का की पगड़ी बांधी गई है जिसमें 2 नॉट का आगे में निर्माण किया गया है, और ये डबल नॉट पर जो टर्बन है वो उस समय अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी मूर्ति शिल्प का निर्माण हुआ है वहाँ वो देखने में मिलता है। हालांकि अभी शिल्प विधान बहुत सुंदर नहीं बना है, और इसीलिए शुंगकालीन मूर्तियों की आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं, अधरोष्ठ बहुत सुंदर नहीं बने हैं, और शरीर में स्थूलता की प्रधानता है। तो मौर्य काल के पश्चात जो शुंग और सातवाहन काल है, इसमें हम मुख्य रूप से बौद्ध और जैन कला का विकास व्यापक रूप में देखते हैं। और यहाँ उल्लेखनीय होगा कि स्तूपों का निर्माण केवल और केवल बौद्ध लोगों द्वारा नहीं किया गया। मथुरा में से हमें जैन स्तूप की भी के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है, और जो जैन स्तूप हैं इनके प्रमाण जो है वो जो मथुरा से प्राप्त हुए हैं वो लखनऊ के कला संग्रहालय में स्टेट म्यूजियम में संरक्षित रखे गए हैं। तो इस प्रकार से शुंगकालीन स्थापत्य कला बौद्ध चैत्यों और स्तूपों के निर्माण से उल्लेखनीय है। यहाँ ये उल्लेख करना आवश्यक होगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के स्तूपों में संरचनात्मक दृष्टिकोण से थोड़ा अंतर है। यदि हम सांची के और भरहुत के स्तूपों को की तुलना हम लोग नागार्जुनी कोंडा और अमरावती के स्तूपों से करें तो वहाँ हमें एक स्पष्टता अंतर दिखाई पड़ता है। वह है कि जहाँ सांची और भरहुत के स्तूपों का उद्देश्य एक अर्धगोलीय स्थिति की प्राप्ति है, वहीं अमरावती और नागार्जुन कोंडा में वह एक इलिप्टिकल फॉर्म, एक अंडाकार स्वरूप को ग्रहण करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अमरावती और नागार्जुनी कोंडा में दिखाई पड़ती है वो यह है कि स्तूप का मध्य भाग, जिसे आमतौर पर अंड कहते हैं, उसके ऊपर लता वल्लरियों का निर्माण हुआ है, फेस्टून्स का निर्माण हुआ है। जो दक्षिण भारत के स्तूप हैं, इन स्तूपों में तोरण द्वारों का आमतौर पर अभाव पाया जाता है। उत्तर भारत के स्तूपों में तोरणों की प्रधानता है, दक्षिण भारत के स्तूपों में तोरणों का अभाव है। तो ये पहला बड़ा अंतर है यदि संरचना के दृष्टिकोण से हम देखें तो। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर दिखाई पड़ता है
वह है अंड की रचना। उत्तर भारत में अंड की रचना जहां सेमी सर्कुलर है, हेमिस्फेरिकल है, दक्षिण भारत में वो रचना इलिप्टिकल प्रकार का है। और इस प्रकार दोनों जगह की स्तूपों की रचना में सामान्य अंतर पाया जाता है। शुंग और सातवाहन के पश्चात कुषाणों का काल है, और कुषाण काल एक समृद्धि का काल है। इस काल में ढेर सारे कला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण केंद्रों का निर्माण हुआ, और खास करके जो गांधार का क्षेत्र है, गांधार क्षेत्र में शिल्प कला का व्यापक विकास हुआ। कुषाण काल की कला के आमतौर पर दो महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण केंद्र है वह गांधार है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण केंद्र है वह मथुरा है। गांधार और मथुरा की कला में एक व्यापक अंतर है। हालांकि मथुरा भी कुषाणों की सांस्कृतिक राजधानी है, और उनकी जो राजनीतिक राजधानी है पुरुषपुर, वो गांधार क्षेत्र में। फिर भी एक बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, और वो इसलिए है क्योंकि मथुरा की जो कला है वह स्वदेशी कला है। वो मौर्यकालीन यक्षों और यक्षिनियों के निर्माण की प्रकृति से और प्रविधि से प्रभावित होकर विकसित हुआ है। जबकि गांधार जो कला है वह गांधार की कला पाश्चात्य प्रभावों के आलोक में विकसित हुई है। गांधार की मूर्तियां अपने बाह्य स्वरूप में अपोलो और एथेना की याद दिलाती हैं। विद्वानों ने इसे इंडो ग्रीक आर्ट की संज्ञा दी है। कहीं विद्वानों ने इसे रोमानो इंडियन आर्ट की संज्ञा दी है। लेकिन यहां यह बात उल्लेखनीय होगा कि गांधार के कला का बाह्य स्वरूप ग्रीक प्रकार के होते हुए भी वहां की जो कला की आत्मा है वो भारतीय है। सबसे पहली बात करेंगे विषय वस्तु की। तो गांधार की कला पूर्ण रूपेण अपनी संपूर्णता में बौद्ध धर्म से अनुप्राणित कला है। गैर बौद्ध मूर्तियां गांधार की कला में नहीं के बराबर बनी है। लेकिन यदि मथुरा की कला को हम देखें तो मथुरा की कला कई कई कला प्रवृत्तियों के का एक प्रकार से संगम है। वहां यक्ष मूर्तियों का निर्माण होता है, वहां प्रतिमा सर्वतोभद्र जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण होता है, वहां बौद्ध धर्म के संबंधित बुद्ध और बोधिसत्व के मूर्तियों का निर्माण होता है, वहां कुषाण राजाओं की प्रतिमाओं का निर्माण होता है। और इस प्रकार से जो मथुरा की कला है उसका क्षेत्र बहुआयामी है। वहाँ ब्राह्मण धर्म की मूर्तियाँ आती हैं, वहाँ पे बौद्ध जैन लोक कलाओं की मूर्तियों का निर्माण होता है। और इस प्रकार से यदि हम विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखें तो जो मथुरा कला है वहाँ कई कई संप्रदायों से संबंधित मूर्तियों का जन्म होता है। और इतना ही नहीं, गैर धार्मिक मूर्तियां भी वहां निर्मित हुई हैं। सुक और सारिका लिए हुई नायिका का चित्रण हुआ है, अलस कन्या का चित्रण हुआ है, और
गांधार की कला, जैसा कि मैंने कहा कि मुख्य रूप से एक बौद्ध धर्म की कला है। गांधार की कला में भगवान बुद्ध के अलावा यदि ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों की प्राप्ति हुई है तो वहाँ केवल इंद्र और ब्रह्मा को यह बताते हुए दिखाया गया है कि वो भगवान बुद्ध को यह बता रहे हैं कि आपको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, इसलिए आप अपने सद्गुण के ज्ञान का जगत में विस्तार करें, लोगों के बीच में प्रचार करें। तो इस प्रकार से हम देखें कि व्यापकता के दृष्टिकोण से मथुरा कला की एक अपनी विशेष महत्ता है। और जो कला का जो बृहत्तर स्वरूप है शुंग काल में, वो बहुत ही प्रभावशाली है। और वो इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि जो ग्रीक कलाकारों के द्वारा यथार्थ परक चित्रण की शैली है, उसका मिलन जो है वो भारत के भावात्मक प्रकार की अभिव्यक्ति वाली शैली से होता है। और इसका प्रभाव भी हम देखते हैं कि गहरा पड़ा है भारतीय कला पे। गांधार कला में जो 32 महापुरुष लक्षणों की बात है, जातकमाला की विषय वस्तु पर बनाई गई कला का स्वरूप है, वो सब अपने प्रकार से भारतीय हैं। यदि हम इस युग के स्थापत्य को देखें तो गुलदरा जैसे जगह पे और यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो जैसे स्थल पे ही विशाल स्तूपों का निर्माण कुषाण काल में हुआ है। और तक्षशिला की अनवरत खुदाई के उपरांत तक्षशिला के एक बहुत बड़े भाग से मोनेस्ट्रीज के प्रमाण जो मिले हैं, वो उससे स्थापित होता है कि कला, दर्शन और शिक्षा का एक महान केंद्र के रूप में निश्चय ही जो एक महान प्रगति हुई है वो कुषाण काल में हुई है। कुषाण काल के उपरांत कला को विकसित होने का बड़ा अवसर जो है वह गुप्त काल में मिला है। और आमतौर पे कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से गुप्तों के युग को भारत का स्वर्णकाल कहते हैं। इसके पक्ष में भी तर्क है, इसके विपक्ष में भी तर्क है, लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है कला के दृष्टिकोण से कि गुप्त काल वह समय है जब उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म से संबंधित मंदिरों के निर्माण की परंपरा का श्री गणेश होता है। गुप्तकालीन मंदिरों के निर्माण के 3 चरण हैं, हम इन्हें 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहले चरण में स्तंभ युक्त मुख मंडप के साथ साथ एक अनलंकृत गर्भगृह का निर्माण हुआ है। गर्भगृह बहुत अलंकृत नहीं है, गर्भगृह के ऊपर शिखर का निर्माण नहीं हुआ है। और ऐसे मंदिर का प्रमाण हम लोगों को प्राप्त होता है सांची नामक स्थल से, जहां पे मंदिर संख्या 17 भारत में, उत्तर भारत में मंदिरों के निर्माण के दृष्टिकोण से आरंभिक प्रमाण है। हालांकि विद्वानों ने ऐसा माना है कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर रहा होगा, लेकिन कुछ एक प्रमाण इतिहास में इस प्रकार के भी हैं जो गुप्त काल के पूर्व की प्रवृत्तियों को और मंदिर के निर्माण की प्रवृत्तियों को दोहराते हैं, को स्पष्ट रूप से रूपायित करते हैं। जयपुर के पास बैराठ नामक स्थल से, महाराष्ट्र के ट्रेर और चेजराला जय नामक स्थल से, नागार्जुनी कोंडा नामक स्थल से, आंध्र प्रदेश के गुप्त काल के पूर्व के स्ट्रक्चर्स का, संरचनाओं का प्रमाण हम लोगों को प्राप्त हुआ है। लेकिन गुप्त काल में हम लोग देखेंगे कि एक नई प्रवृत्ति का आरंभ होता है और उसका समुचित निदर्शन कई मंदिरों में हुआ है। भूमरा का शिव मंदिर हो, नचना कुठारा का मंदिर हो, देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो, भीतरगांव का मंदिर हो, ये गुप्त युगीन कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। और यहाँ पर इस युग में जो मंदिर का जो द्वार शाखा होती है
उस द्वार शाखा को अलंकृत बनाने के प्रयत्न किया गया। मंदिर के ललाट बिंब के ऊपर मुख्य देवता की छोटी सी मूर्ति की अनुकृति बनाई गई, जिससे कि जो भक्त है, जो कर्मकांड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे सीधे पता चल सके कि किस देवता की मूर्ति है या किस देवता को समर्पित मंदिर है। विशेषकर गुप्त काल की जो उपलब्धि है वह दो प्रकार के वस्तुओं पदार्थों से मंदिरों के बनाने की उपलब्धि। एक तो ईंटों से निर्मित मंदिरों के निर्माण में बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गुप्त काल ने, और दूसरी बात जो है वो शिलाखंडों को काटकर लिंटल सिस्टम के आधार पर, जिसे अंग्रेजी में ट्रैबिएट सिस्टम कहते हैं, उस आधार पर मंदिरों के निर्माण का कार्य जो है वो किया गया। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, वो दशावतार मंदिर पंचायतन शैली का उदाहरण है, अर्थात 4 छोटे छोटे मंदिर 4 विविध कोनों में बनाए गए हैं और मध्य भाग में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसके ऊपर शिखर का निर्माण किया गया है। भीतर गांव का जो मंदिर है वह ईंटों का बना हुआ है और ईंटों के इस मंदिर में भी शिखर का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से गुप्त काल के स्थापत्य के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वह है शिखर शैली के मंदिरों का निर्माण। और जहाँ तक कला का, मूर्ति कला का प्रमाण है, मथुरा कला, सारनाथ की कला और पाटलिपुत्र की कला, अजंता की कला चित्र के शैली के दृष्टिकोण से, बाघ की कला चित्र शैली के दृष्टिकोण से, भित्ति चित्रों के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक गुप्तकालीन मूर्ति कला की उपलब्धता का पक्ष है, उस काल की कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कला के भावात्मक पक्ष, अर्थात शिल्प के विधान में, मूर्तियों के विन्यास में और चित्रों के विन्यास में भावों की प्रधानता और भावों की अभिव्यक्ति। तो प्राचीन काल का जो भारत का पूरा कला का जो इतिहास है और प्रयत्न है वह गुप्त काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, जब वहां पर भावना प्रधान चित्रों और मूर्तियों का निर्माण होता है। धन्यवाद। आपने बताया कि हर समय में कुछ न कुछ कभी भाव का प्रधानता रहा, कभी चित्रकला का प्रधानता रहा। तो इस दौरान इस सभी को देखते हुए गुप्त पीरियड को जैसे गोल्डन पीरियड फॉर आर्ट कहा जाता है, उसके पहले भी जो रहा, जो प्रधानता रहा, तो गोल्डन पीरियड केवल क्या उस दौरान सभी प्रधानता उस समय थी या केवल क्या कारण रहा? हाँ, इसके विविध पक्ष हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि गुप्तकालीन कला को स्वर्णयुग क्यों कहा जाए, तो इस पे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्वानों का मत यह है कि गुप्त काल में आर्थिक उपलब्धियाँ के दृष्टिकोण से उसे स्वर्णकाल नहीं कहना चाहिए। हम उस विषय में नहीं जाएंगे। कला के दृष्टिकोण से यदि देखें तो कई महत्वपूर्ण लक्षण उपस्थित होते हैं। जैसे एक तो है कि इसके पूर्ववर्ती जो स्थूल शरीर वाले रचनाएं बन रही थी, उसकी जगह एक बहुत ही सुकोमल और संतुलित शरीर वाली रचनाएं जो हैं वो मूर्ति कला में बननी शुरू हुई। यदि आप बुद्ध के शरीर को भी देखेंगे तो शरीर के निर्माण में जो संतुलन का जो पक्ष है, कोमलता का जो पक्ष है, वो बहुत प्रभावशाली हो गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है जैसे मूर्तियों को हम पहचाने, अर्धोन्मिलित नेत्र बने हैं, आधे खुले हुए नेत्र हैं, मूर्तियाँ अत्यंत सजीव हो गई हैं, चित्रों में एक प्रकार की सजीवता दिखाई पड़ती है। उसके बाद जो तीसरी बात है जैसे कि वस्त्रों की पारदर्शिता, ट्रांसलूसेंट ड्रैपरी। उसके पहले जो ड्रैपरी है, वस्त्र का जो विन्यास है वो बहुत मोटा है, लेकिन गुप्तकालीन जो वस्त्र हैं वो पारदर्शी वस्त्र के रूप में दिखाए गए हैं। धोती जैसे वस्त्र, उपरीक जैसे वस्त्र बुद्ध के अंग के साथ इस प्रकार बनाए गए हैं जैसे उनका पूरा शरीर उस रूप में देखा जा सकता हो। तो जो वस्त्रों को पारदर्शी रूप में मूर्ति कला में जिस प्रकार से निरूपित किया गया वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैंने जैसा कि कहा कि शरीर की जो रचना में संतुलन
का जो पक्ष है, कोमलता का पक्ष है, सजीवता का पक्ष है, यह गुप्तकालीन कला को एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में स्थापित करता है। तो जो आपने कहा, क्या ये नेचुरल इवोल्यूशन था या उस समय दूसरे देशों के या दूसरे जगहों के साथ लोगों का आदान प्रदान हुआ, लोग आए यहाँ से वहाँ गए, तो एक सांस्कृतिक एक्सचेंज जिसको हम लोग कर सकते हैं आज के तौर पे, उसका एक इसमें परिणाम एक था? पहले हम भारतीय कला में के एक महत्वपूर्ण पक्ष को समझें कि भारत में विदेशों से कई प्रवृत्तियों को ग्रहण किया है, लेकिन भारत ने उनको कोरे रूप में ग्रहण नहीं किया है, केवल भारतीयकरण किया उसका भारतीयकरण किया, उसको आत्मसात किया है, उसको उसमें एक भारतीयता का पुट डाला है। और जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि प्रभामंडल की अवधारणा संभव है गांधार कला से प्रेरित होकर मथुरा पहुंची हो, मथुरा से पाटलिपुत्र और सारनाथ पहुंची हो और पूरे भारतवर्ष में फैली हो। लेकिन जिस तरह के पुष्पित आभा मंडल की रचना भारत ने की, वह अद्वितीय है, वो भारतीयकरण का पक्ष है। जैसे हम लोग यदि कहें कि एकांथस लीफ कभी डिपिक्ट किए गए हैं दूसरे पश्चिमी एशिया के ही स्तंभों के ऊपर, लेकिन जो नाग पुष्प के रूप में स्वरूप भारत ने प्रदान किया है, वह स्वरूप अद्वितीय है। तो भारत में हम लोग देखेंगे कि दो पक्ष हैं। गुप्तकाल आते आते हमने यदि किसी बाहर की कला के आयाम को, प्रतिमान को ग्रहण भी किया है, तो उसको हमने भारतीय कृत रूप में प्रस्तुत किया है। और गुप्त काल तक जब कला पहुंचती है तो वो कला का एक लंबा विकास का इतिहास है। और इसको हम लोग मान सकते हैं कि कुषाण काल के आरंभिक कला और कुषाण काल के अंतिम चरण की कला, उसमें भी परिवर्तन है, उसमें हमें निरंतर विकास क्रम दिखाई पड़ता है। कला का इवोल्यूशन हुआ है, कला का निरंतर विकास हुआ है। और यह विकासमान जो प्रक्रिया है वह अपने सर्वोच्चतम शिखर पर मूर्ति शिल्प के मामले में, मूर्ति विधान के मामले में गुप्त काल में पहुंचती है। और इसका सबसे जो बड़ा पक्ष है जीवंतता है। तो सभी तत्व जो एक उन्नत कला को माना जाता है, सजीवता, जीवंतता, सक्रियता और जो फाइनरी, यू कैन से द फाइनेस्ट थिंग टू गिव टू सर्टेन थिंग्स। सो इस सभी को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं गुप्तकालीन जो पीरियड था वो स्वर्ण युग था। कला के और साहित्य के दृष्टिकोण से हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि कला का जो सबसे सर्वोत्तम पक्ष होता है, कितने सजीव रूप में भावों को निरूपित किया गया है। और निश्चित रूप से जो मानदंड गुप्त काल के कलाकारों ने स्थापित किया, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस कला के जो प्रतिमान है, कला का जो पक्ष है, उसको ग्रहण करने की कोशिश देश के पूरे भाग में की गई। जो गुप्तकालीन प्रभाव था वो बहुत मुखर हुआ और वो एक कला का आदर्श मान लिया गया। और कालांतर में भी उस उपलब्धि को प्राप्ति करने की चेष्टाएं की गई। भले वो उपलब्धि प्राप्त हुई हो नहीं हुई अलग विषय है, लेकिन जब कला एक प्रतिमान बन गई, एक मानदंड बन गया कि यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कला में, तो इस मानदंड को स्थापित गुप्त काल ने ही किया। इस रूप में हम उसको स्वर्ण युग निश्चय ही मान सकते हैं। मित्रों, आज का चर्चा काफ़ी लाभदायक साबित होगा, मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए। जिस प्रकार से डॉक्टर आनंद वर्धन ने उदाहरण के साथ बताने की कोशिश की है कि कला स्टैटिक नहीं है, बल्कि एक सक्रिय है, जो समय के साथ साथ जीवंतता लिए हुए, सजीवता लिए हुए हम लोग उसका उत्कृष्ट फॉर्म में गुप्तकालीन पीरियड में देखते हैं। तो और जिस तरह से कई प्रवृत्तियों का कला में समावेश भी किया गया और कई प्रवृत्तियां वर्तमान भी रहे हैं इन दौरान। एक हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से कला का विकास समाज के परिवेश और आबोहवा के देख कर हुआ, और जो अच्छा लगा उसको देने की कोशिश कलाकारों ने की। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्याख्यान ही ख़त्म करते हैं और आप सबको धन्यवाद देते हैं, और आपकी ओर से डॉक्टर आनंद वर्धन को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस विषय को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।